द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 31, तनाव प्रेरित शिक्षा। वे दोपहर तक आसानी से अध्ययन करने में सफल रहे, जब वे दोनों और अधिक शोध के लिए बहुत भूखे थे, और वे जल्दी रात के खाने के लिए नीचे चले गए। मुझे अपनी सहनशक्ति प्रशिक्षण का अभ्यास करना चाहिए और फिर शाम को अपने मन को बेहतर बनाने के लिए ध्यान करना चाहिए, लेकिन क्या मैं फिर से आ सकता हूँ? दाना ने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। मैं आपको किसी भी समय अपने घर बुलाना पसंद करूंगा, काल ने सहमति व्यक्त की। उसके आसपास अध्ययन करना बहुत अधिक सुखद था और वह सबसे अजीब चीज़ों को जानती थी। अकादमी में यहाँ एक दोस्त का होना अच्छा था, और जितना अधिक उसने जादूगरों के आगे बढ़ने के तरीके के बारे में सीखा, उतने ही अधिक विचार काल को मिले कि वह अपने कौशल का विस्तार कैसे कर सकता है। ध्यान एक तकनीक के रूप में कुछ मूल्यवान लग रहा था। ट्रेन की गाड़ी में क्रिस्टल बॉल ने कहा कि यह उसके जानवर के स्थान को देख सकता है, इसलिए उसके और इसे सुधारने की विधि के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। अगर सब कुछ अंदर के राक्षस द्वारा संचालित होता, तो यह अन्य अभिजात वर्ग के बिल्कुल विपरीत होता, जिनका पूरा लक्ष्य किसी तरह से खुद को मजबूत करना था। आप क्या सोचते हैं, हॉक? क्या ध्यान उस स्थान को बेहतर बनाने का तरीका है जिसमें आप हैं? काल ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अगर यह बड़ा हो सकता है पेड़ों और चूहों के साथ, तो यह अच्छा होगा। चूहों को मत भूलना। काल चूहों को अंतरिक्ष में जीवित नहीं रखने वाला था, क्योंकि उसे चिंता थी कि यह उन्हें उससे जोड़ देगा, और वह एक प्रताड़ित पृथ्वी माउस के साथ साथी के रूप में समाप्त हो जाएगा जब तक कि हॉक उसे मार नहीं देता। ये कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए जब वह दोपहर के भोजन के बाद बगीचे में लौटा, तो वह नारियल के पेड़ों की जोड़ी की छाया में झूला में लेट गया और जानवरों के स्थान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने हॉक के आराम करने के लिए एक देवदार के पेड़ की कल्पना करने की कोशिश की। वह स्थान बस वहाँ था और खाली था, लेकिन काल महसूस कर सकता था कि इसमें और अधिक क्षमता थी, उसे बस यह नहीं पता था कि कैसे। अगली चीज़ जो उसने करने की कोशिश की वह थी ऊर्जा को अंतरिक्ष में केंद्रित करना, जैसे कि जब वह ग्रैंड का उपयोग करना चाहता था। ध्यान करते समय ऊर्जा जोड़ने से किसी तरह से जगह में सुधार हो सकता है, ऊर्जा को कहीं तो जाना ही था, या ऐसा उसने मान लिया। ऐसा लगा कि यह कुछ कर रहा था, लेकिन 1 घंटे के बाद भी बदलाव दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ बेहतर महसूस हो रहा है, ऐसा करते रहो, हॉक ने प्रोत्साहित किया। इससे काल ने ऊर्जा को चैनल किया और उस पेड़ की छवि पर ध्यान लगाया जिसे वह हॉक के रहने के लिए बनाना चाहता था। दूसरे घंटे के दौरान घोंसले के पास जमीन से एक पेड़ की टहनी उग रही थी, अंधेरे में एक देवदार की शाखा। ये वास्तव में काम कर रहा था, बस तुरंत नहीं जैसा कि उसने उम्मीद की थी। रात के अंत में पेड़ लगभग उतना ही लंबा था जितना वह था, लेकिन काल तरोताजा और सशक्त महसूस कर रहा था, जैसे कि सुधार ने उसे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा दी हो। ये परीक्षण करना काफ़ी आसान होगा। आज फिर से कक्षा का दिन था, और उसका पहला पाठ जादूगरों के साथ कौशल नियंत्रण में था। ऐसा लग रहा था कि सप्ताहांत ने उन सभी के लिए बहुत अच्छा किया है, और वे सभी आज अभ्यास के लिए बहुत अधिक तरोताजा और तैयार दिख रहे थे, जितना कि पिछली बार शुक्रवार को देखा था। सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक अतिरिक्त डिफेंडर है। काल और हॉक के साथ हम यहाँ स्नातक वर्ग से टोरी को भी लाएंगे, जो आप सभी को प्रेरित करने में मदद करेगी, शिक्षक ने मुस्कुराते हुए घोषणा की। टोरी 18 वर्ष की उम्र की एक लंबी गोरी लड़की थी, जो उसके कांस्य बैच के अनुसार अकादमी के लिए स्नातक की आयु आरोही रैंक थी, इसलिए वह इस कक्षा में किसी भी छात्र से व्यक्तिगत रूप से अधिक मजबूत होगी। और उसने अपने बालों को फैंसी रिंगलेट में बांधा था, साथ ही छोटी प्लीटेड यूनिफॉर्म स्कर्ट जो छात्रों के बीच कुछ हद तक दुर्लभ थी, क्योंकि लगभग सभी ने पैंट पसंद किया था। वह उस तरह की लड़की की तरह दिख रही थी जो स्कूल में बेहद लोकप्रिय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के छात्रों के चेहरे पर दिखने वाले भावों से या तो वह मीन गर्ल्स में से एक थी या किसी अन्य कारण से उससे नफरत की जाती थी। बेशक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे अपनी कक्षाओं में संघर्ष करते थे, जिससे वे नाराज हो जाते थे, लेकिन वह एक आरोही जादूगर के रूप में स्नातक हो रही थी, इसलिए वह कोई सुपर प्रोडिजी नहीं थी जो हर किसी को अपने कौशल के बारे में हीन महसूस कराती थी। अब क्या हम सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया, जब आप तैयार हों तब शुरू करें। काल ने हॉक को बुलाया, जो हवा में उड़ गया, जबकि टोरी ने एक के बाद एक छोटे नीले गोले बनाने शुरू कर दिए, जो उसके चारों ओर एक सर्कल में तैर रहे थे। ये देखना दिलचस्प था। उसने बस उन्हें अपने हाथ में बनाया, फिर छोड़ दिया, और वे उसके चारों ओर मंडराते रहे, धीरे धीरे परिक्रमा करते रहे। फिर हमले शुरू हुए, और काल को एहसास हुआ कि इस कक्षा में हर कोई उसे नापसंद क्यों करता है। ऑर्ब्स ने जादू के छोटे बोल छोड़े जो मंत्रों को रोककर उन्हें रास्ते से हटा देते थे, या कमज़ोर जादूगरों के मामले में उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देते थे। लेकिन ऑर्ब्स नष्ट नहीं हुए, वे धीरे धीरे और हमले करते रहे, और जैसे जैसे वह और गोले बनाने के लिए काम करती गई, उनकी संख्या बढ़ती गई। काल ने जल्दी ही देखा कि उन्होंने आग और पानी के जादूगरों के हमलों पर बहुत कम असर डाला, लेकिन ठोस हमलों और जादुई मिसाइलों को उन्हें रोकने के बाद अपने रास्ते पर बने रहने में बहुत मुश्किल हुई।
पानी के हमले ठीक थे। हॉक के पास उनके रैंक के चारों ओर बहने के लिए उनके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध था और इसने काल को आग के जादूगरों से निपटने के लिए छोड़ दिया। 1 दर्जन गोले बनाने के बाद टोरी ने और बनाना बंद कर दिया और उसे सिर्फ मंत्र को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। ये केवल समय की बात थी कि वह थक जाएगी या मंत्रों को ताज़ा करने की ज़रूरत होगी, लेकिन वर्तमान में वर्ग द्वारा किए गए हमलों में से 3/4 को रोका जा रहा था। काल खुद को गति देने पर भी काम कर रहा था। उन्हें रोकने के लिए उन्हें मंत्रों पर अधिक जोर देने की ज़रूरत नहीं थी। रैंड हमलों को अलग अलग कर देता था और कम पावर आउटपुट पर भी उन्हें अस्थिर कर देता था। इससे उसे पूरी शक्ति से बहुत कम इस्तेमाल करने और फिर भी ब्लॉक को पूरा करने की अनुमति मिलती थी। सुपरविशन और थोड़े अभ्यास के साथ वह हमलों से बचाव करने में बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हॉक और भी तेज़ी से सुधार कर रहा था। छोटा पक्षी पानी के जादूगरों के हिट करने के प्रयासों का मजाक उड़ा रहा था और वे अपने जादू का इस्तेमाल करने के तरीके में रचनात्मक होने लगे थे। आखिरकार जादूगरों में से एक ने अपनी पानी की गोली को छोटी बारिश की बूंदों के संग्रह में बदलने में कामयाबी हासिल की, जो रैंड के हमले के बाद केवल 1/3 को ही मार गिराने के बाद शॉटगन की तरह लक्ष्य पर लगी। जादूगर ने पूरी तरह से निराशा से अपने दम पर एक नए मंत्र में महारत हासिल कर ली थी। अध्याय 32 कुशल पोषण। दोपहर के भोजन के बाद युद्ध प्रशिक्षण था, जो सुबह के कौशल प्रशिक्षण के मानसिक कसरत के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला प्रतिरूप था। काल को यकीन था कि अगर वे इसे और लंबे समय तक जारी रखते हैं तो वह पूरी तरह से थक जाएगा और कुछ ही हफ्तों में ऑटो पायलट पर काम करना शुरू कर देगा, लेकिन सार्जेंट रीटा बहुत चिंतित नहीं दिखी। क्या पूरे दिन उच्च तीव्रता वाली कक्षाएं लेना थोड़ा ज्यादा नहीं है? अभी दोपहर के सिर्फ 4 बजे हैं और मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं मुश्किल से हिल पा रहा हूँ। दिन के लिए प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उसने शिकायत की। सौभाग्य से आपके शरीर के अनुकूल होने तक आपको तरोताज़ा करने के लिए आपकी बालकनी पर बगीचा है। इसे कुछ हफ्ते दें और यह आपके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाएगा। रीटा ने जोर दिया। क्या ये वास्तव में ऐसे ही काम करता है? सार्जेंट ने उसकी शिकायत पर आह भरी और काल को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और पहले कुछ हफ्तों के दौरान आप जितना ज़्यादा खुद को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही तेज़ी से आप प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुकूल हो जाएंगे। दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक पीड़ा। काल ने आह भरी। वह वास्तव में उसे गलत साबित नहीं कर सका, लेकिन उसे ये संदेह था कि जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा प्रशिक्षण कठिन होता जाएगा, इसलिए वह वास्तव में प्रशिक्षण स्तर के अनुकूल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं ध्यान करने जाऊंगा और फिर कुछ खाना खाऊंगा। ऐसा लगता है कि यह हॉक के मानसिक स्थान में मदद करता है। काल ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। सार्जेंट ने उसके साथ आगे कोई बहस नहीं की। उसने बस अपना नोटपैड निकाला और उसके अभ्यास के बारे में अपनी टिप्पणियों को लिखा और ध्यान की मदद करने वाली टिप्पणी की। काल जानता था कि अब यह उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा क्योंकि वह जानती है, लेकिन ये सबसे अच्छा था क्योंकि उसे अपने रहने की जगह में विंडस्पीड हॉक को खुश रखने के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसकी तुलना में विकास के अतिरिक्त प्रभाव केवल एक बोनस थे, क्योंकि हॉक अपने मन में बहुत मुखर था जब उसे कुछ चाहिए था, इसलिए उसे उबने देना उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आपदा होगी। आज कैफेटेरिया का खाना थोड़ा अलग लग रहा था। उसने पास्ता स्पेशल के साथ साइड सलाद मंगवाया था, लेकिन खाने का स्वाद उसे याद से थोड़ा अलग था और ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से ज़्यादा थी। कुछ ही निवाले खाने के बाद काल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो और उसके शरीर में ऊर्जा भर रही हो। उसने खाना खत्म किया और कुछ ऊर्जा खर्च करने के लिए जॉगिंग करने जा रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि ध्यान लगाना और इस ऊर्जा को पालतू बनाने की जगह में एकीकृत करने की कोशिश करना ज़्यादा सार्थक होगा। हॉक उसकी शक्ति और उन्नति का मुख्य स्रोत था, इसलिए जितना ज़्यादा वह जानवर को बड़ा करने में मदद कर सकता था, स्नातक होने तक वह उतना ही बेहतर हो जाता। लेकिन काल को समझ में आने लगा था कि कुछ वर्ग कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाए या अपने कौशल को अनलॉक भी नहीं कर पाए। अगर उसने वह अंडा नहीं उठाया होता और अनुकूलता नहीं पाई होती, तो क्या वह कभी अनुमान लगा पाता कि राक्षसों को पालना ही इसका जवाब है? शायद नहीं। कोशिश करने के लिए आपको बेवकूफ़ होना पड़ेगा और अकादमी निश्चित रूप से उसे एक जीवित राक्षस को छूने का अवसर नहीं देगी, बस इस संभावना पर कि यह काम कर गया और वह मारा नहीं गया। एक बार जब वह झूले में बैठ गया, जो उसका पसंदीदा ध्यान स्थान था, और उसने अपने शरीर में मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा को हॉक के उन्नयन की ओर केंद्रित करना शुरू किया, तो उसने पाया कि अतिरिक्त ऊर्जा बहुत तेज़ी से स्थानांतरित हो गई और केवल 1 घंटे में उसे फिर से भूख लगी। वह हमेशा की तरह ध्यान कर सकता था, लेकिन उस मानसिक स्थान में पेड़ तेजी से बढ़ रहा था और अब उसके चारों ओर घास के कुछ पत्ते थे। अगर वह सिर्फ ऊर्जा भरता रहे तो वह शायद पहले की तुलना में अब ज़्यादा बेहतर कर सकता था। क्या बदल गया था ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह रसोई के कर्मचारियों से पूछ सकता था कि क्या मेनू बदल गया है। यह शायद किसी दूसरे राक्षस का मांस हो जो उसके लिए ज़्यादा अनुकूल हो। अगर बस इतना ही काफ़ी था तो वह हर समय इसके लिए अनुरोध कर सकता था।
जब वह भारी भोजन के बाद इतनी जल्दी लौटा तो रसोई कर्मचारी ने उसे थोड़ा अजीब तरह से देखा और काल ने उसे माफ़ी मांगते हुए कंधे उचका दिए। ऐसा लगता है कि सप्ताहांत में मेरी क्षमताओं में हुई प्रगति के साथ मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। 1 घंटे का अभ्यास भी मुझे भूखा कर देता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर मैं जाने के लिए भोजन का स्टॉक कर लूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। काल ने प्लेटें भरना शुरू करते हुए समझाया। बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए और मैं इसे सर्विस एलिवेटर में ला कर दूंगा। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। क्या आपने पास्ता स्पेशल की रेसिपी बदली है? यह मुझे याद से अलग लग रहा था। उसने जवाब दिया। नहीं, पिछले सप्ताह की तरह ही सामग्री का बैच, हमें उस डिश के लिए कुछ भी नहीं मिला। क्या आप कोई चयन आजमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है? मुझे पता है कि कुछ वर्गों को प्रशिक्षण के दौरान नई चीज़ों का स्वाद मिलता है। विशेष रूप से बर्सेकर्स को अतिरिक्त मसालेदार भोजन पसंद है और वे जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं उतना ही मसालेदार खाना चाहते हैं। यह एक बढ़िया विचार लगता है। अगर आप मुझे शुरू करने के लिए हर स्पेशल में से थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं तो मैं उनमें से चुनूंगा जो सबसे अच्छा लगे। काल सहमत हो गया। उसने एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ भरना शुरू कर दिया और काल उसे वापस खाली टेबल पर ले गया जहां उसने एक एक करके उन सभी को खाना शुरू किया। इसका असर पास्ता जैसा ही था। उसका शरीर पहले की तुलना में भोजन से बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा था और हॉक के आसपास के वातावरण में उसे अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही थी। काल ने कैफेटेरिया की महिला को देखकर मुस्कुराया और अपनी खाली प्लेट लौटा दी। मुझे लगता है कि पास्ता और मीटलोफ दिन के 2 सबसे अच्छे स्पेशल हैं, लेकिन मेरे शरीर में जो भी बदलाव आया है वे सभी मेरी प्रशिक्षण दक्षता के लिए बेहतर हैं। शाम के लिए आपको कितना चाहिए? उसने काउंटर पर प्लेटें लगाते हुए पूछा। रात के लिए 2 पर्याप्त होंगे। मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा ताकि मैं भारी नाश्ता भी कर सकूं। अध्याय 33 भारी भोजन। काल के आने के साथ ही कमरे के बाहर खाना आया, एक छोटी गाड़ी में जिसे स्टाफ के एक सदस्य ने धकेला था। उन्होंने भरी हुई प्लेटों को गर्म रखने के लिए पन्नी से ढक दिया था, लेकिन काल को हॉल में नीचे आने पर इसकी गंध आ रही थी और हॉक अधिक भोजन और अपने रहने की स्थिति में सुधार के विचार से उत्साहित हो रहा था। इसके लिए धन्यवाद, मैं सुबह सब कुछ वापस कर दूंगा, काल ने रसोई के कर्मचारी को बताया। बस अपने बर्तनों के साथ गाड़ी को हॉल में रख दो और जब हम हॉल साफ कर लेंगे तो हम उसे उठा लेंगे, कर्मचारी ने समझाया। फिर वह वापस लिफ्ट में चली गई और काल ने सब कुछ अंदर ले लिया ताकि वह खाने और ध्यान पर ध्यान केंद्रित कर सके। भोजन की महक स्वादिष्ट थी और यहाँ तक कि पहली सर्विंग, जिसने उसके शरीर को जलाने के लिए ऊर्जा से भर दिया था, वास्तव में भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक बार जब वह बिस्तर के बीच में एक आरामदायक ध्यान की स्थिति में बैठ गया तो काल ने टाइमिंग स्पेस में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अतिरिक्त ऊर्जा उससे मुक्त रूप से अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रही थी, जिससे पेड़ बढ़ रहा था और उसके नीचे घास का टुकड़ा धीरे धीरे लेकिन लगातार फैल रहा था। जब ऊर्जा का वह विस्फोट समाप्त हो गया तो काल ने देर से एक प्लेट लेने के लिए रुक गया। स्पष्ट विकल्प पास्ता डिश होगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से जानता था कि यह एक अच्छा व्यंजन है और उसने इसे कुछ ही मिनटों में खा लिया, जबकि थोड़ी देर के लिए ये सोच रहा था कि उसे सुबह में अपने अतिभोग के लिए कितना पछतावा होगा। ऊर्जा उसके अंदर उतनी ही सहजता से प्रवाहित हुई जितनी पहली बार हुई थी और काल ने इसे सभी को पालतू बनाने वाले स्थान में डाल दिया, फिर मीटलोफ स्पेशल के साथ प्रक्रिया को दोहराया। जैसे ही उसने उस एक से ऊर्जा को अंतरिक्ष में स्थानांतरित करना समाप्त किया, उसके मन में पूर्णता की भावना प्रकट हुई, जैसे कि वह अधिक ऊर्जा स्थानांतरित नहीं कर पाएगा। यह एक अच्छा संकेत था कि यह कोई अथाह गड्ढा नहीं था जहां वह बिना किसी अंत के ऊर्जा फेंक रहा था, लेकिन अंतरिक्ष स्वयं पूर्ण से बहुत दूर था। जैसे जैसे जगह में और अधिक स्थानांतरण का विरोध होने लगा, काल ने सावधानीपूर्वक घोंसले को पेड़ पर ऊपर ले जाया ताकि हॉक को सोने के लिए अधिक प्राकृतिक स्थान मिल सके और नीचे की ओर छोटे घास के टुकड़े को देखा। इस दर पर बाकी जगह को घास से भरने में महीनों लग जाएंगे, आकाश और बाकी सब कुछ जोड़ने में तो और भी कम समय लगेगा ताकि उसे अपनी छोटी सी दुनिया जैसा महसूस हो। लेकिन उसके शरीर में शक्ति की भावना उसके शरीर में भोजन से बची हुई ऊर्जा और जानवर के स्थान से ही बची हुई ऊर्जा की प्रचुरता से प्रभावित हो रही थी। शायद वह सार्जेंट रीटा को अगले सप्ताहांत अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए बुला सकता था, जब उसके पास समायोजित होने के लिए अधिक समय हो। वह वास्तव में जागृत मानक तक पहुंच सकता था और केवल ब्रांड की आक्रमण शक्ति के आधार पर नहीं। अब जबकि जानवर का स्थान फिलहाल पूरी तरह से तृप्त हो चुका था, काल ने यह देखने पर ध्यान केंद्रित किया कि वह बची हुई ऊर्जा के साथ क्या कर सकता है। सूची में सबसे पहले, चूंकि यह भोजन आधारित था, अतिरिक्त ऊर्जा को सीधे हॉक को देने का प्रयास करना था। पक्षी के शरीर ने खुशी खुशी शक्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन काल यह नहीं बता पाया कि इससे कोई सराहनीय अंतर आ रहा है या नहीं। हालांकि इससे हॉक खुश हुआ, इसलिए यह वास्तव में कोई नुकसान नहीं था। वे अब साथी थे और एक खुश साथी कभी भी बुरी बात नहीं होती।
रात के बाकी समय में काल ने हॉक को सशक्त बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो आखिरकार अपने विकास के चरण के अंत तक पहुंच गया था और केवल शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दिया था, लेकिन आकार में नहीं। काल ने नाश्ते में बचे हुए 2 भोजन खत्म करने में कामयाब रहा, क्योंकि हॉक को फिर से भूख लग रही थी और वह अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मांस और जामुन के दैनिक भत्ते के अलावा फिल्टर की गई ऊर्जा चाहता था। हॉक ने जितना खाया, काल को लगा कि उसने जंक फूड का सेवन बहुत कम कर दिया होगा। ये हॉक के भोजन के लिए एक अच्छा मसाला बना और इसने उसकी भूख को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उसे हर समय इसका उपयोग न करने देने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। सार्जेंट रीटा का इंतजार करने के लिए आंगन से कमरे में वापस जाते समय काल गया और 3 और माउंटेन गूजबेरी तोड़ लाया। अब जब तुम पूरी तरह से बड़े हो गए हो तो तुम और जामुन खा सकते हो। वे तुम्हें मजबूत नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि उनका स्वाद अच्छा है। काल ने अति प्रसन्न विंडस्पीड हॉक को सूचित किया। मम्मा, बढ़िया सामान, मैं उन्हें हर चीज पर डालूंगा। हॉक सहमत हो गया। इससे काल को एक विचार आया। हॉक जो मांस खा रहा था वह सिर्फ सादा मांस था। आमतौर पर उसकी मां द्वारा खरीदे गए डिस्काउंट कट्स को रात भर सॉस में मैरिनेट किया जाता था। अगर वह आंवलों को पानी के कटोरे में निचोड़ता और उनके साथ मांस डालता तो ये सब कुछ कोट कर देता, ठीक वैसे ही जैसे हॉक चाहता था, बिना जामुन खत्म किए। वह आज रात इसे सेट कर देगा ताकि हॉक का भोजन कल के लिए तैयार हो जाए। दरवाजे पर दस्तक से उसे पता चला कि काम पर जाने का समय हो गया है, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि रीता खाली बर्तनों से भरी गाड़ी को उत्सुकता से देख रही थी। कल मेरी भूख में कुछ बदलाव आया। अब ये सामान्य हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ भूखा था और मेरा शरीर जितनी ऊर्जा ले सकता था ले रहा था। काल ने समझाया। यह अपेक्षाकृत सामान्य है। यह आमतौर पर योद्धाओं के साथ होता है जब उनका शरीर एक रैंक आगे बढ़ता है और उसे एक नए पावर स्टैंडर्ड के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। मुझे संदेह है कि आप वास्तव में कल रात शरीर में जागृत रैंक तक पहुंच गए थे, या हॉक ने ऐसा किया था और ऊर्जा की आवश्यकता आपसे आनी चाहिए थी। उन 2 उत्तरों में से एक सबसे अधिक संभावना सही है। उसकी वृद्धि कैसी हो रही है? रीता ने उत्तर दिया। वह एक विंडस्पीड हॉक के लिए पूरी तरह से विकसित दिखता है। कल रात जब मैं उसे और मेरे दिमाग में जगह को ऊर्जा दे रहा था तो वह फिर से तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि यह स्थिर हो गया है। काल ने हॉक को बिस्तर पर बुलाया और रीटा गर्व से सचते हुए हॉक को बेहतर तरीके से देखने के लिए झुकी। अब वह ज्यादा परिपक्व लग रहा है। नर्म पंख चले गए हैं और पिन पंख पिछली बार की तुलना में बड़े और मजबूत हैं। आपका कौशल शानदार है। विंडस्पीड हॉक को परिपक्वता तक लाने में 1 सप्ताह लगेगा। भले ही आपकी योग्यता सिर्फ लड़ाकू पक्षियों को प्रशिक्षित करने की ही क्यों न हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अकादमी अभी भी इसे एक बेहतरीन सफलता के रूप में मानेगी। अध्याय 34, ज्यादा संसाधन। काल ने सार्जेंट की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह एक बड़ी सफलता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा संसाधन होंगे, है न? हम अभी भी आपके दिए गए संसाधनों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब जब हॉक पूरी तरह परिपक्व हो गया है तो उसकी वृद्धि धीमी हो रही है और उसे इस तरह की दर से बढ़ने के लिए सिर्फ मेरे प्रयासों से ज्यादा की जरूरत होगी। सार्जेंट रीटा हंसी। यदि आप उस दर से बढ़ते रह सकते हैं तो बाकी कुलीन लोग खुद को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक है कि आपको किसी बिंदु पर धीमा होना होगा और अपनी शक्तियों को मजबूत करना होगा, लेकिन यदि आप हॉक को अतिरिक्त ऊर्जा देते रह सकते हैं तो उसे अपेक्षाकृत कम समय में जागृति से आरोही रैंक की ओर बढ़ना चाहिए। मैं आपको जो संसाधन मिल सकते हैं उन्हें ढूंढ कर दूंगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि हॉक अब क्या उपयोग कर सकता है, क्योंकि हमने उन 2 को आजमाया है जो इसके लिए सबसे अधिक फायदेमंद लगते हैं। ठीक है, अगर ताकत के पत्थर का एक उन्नत संस्करण है या कुछ अधिक शक्तिशाली संक्रमित रक्त है तो ये बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि वायु पत्थर बहुत कुछ करेगा या नहीं। वह अभी भी दूसरे को पचा रहा है और पहला इतना शक्तिशाली था कि इसने एक बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन अगर अन्य वायु प्रकार के संसाधन हैं तो शायद वे भी उसकी मदद करेंगे। हर बार जब वह बेहतर होता है तो मेरा शरीर भी बेहतर होता है। मुझे बस अपने कौशल और सहनशक्ति को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हॉक के लिए संसाधन मेरे लिए बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका लगता है। काल ने सुझाव दिया। हॉक निश्चित रूप से उस योजना का प्रशंसक था। उसे कोई आपत्ति नहीं थी अगर काल मजबूत हो जाता। वे एक टीम थे, लेकिन अगर योजना उसे सबसे शक्तिशाली विंडस्पीड हॉक बनाने की थी तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा विचार था। उनका अगला पड़ाव उनके सामान्य प्रशिक्षण मैदान में वापस था और हॉक अपने नए कौशल के साथ वर्ग के जादूगरों को दिखाने में सक्षम होने के लिए उत्सुक था। अब जब वह पूरी तरह से बड़ा हो गया था और उसकी शक्ति बेहतर हो रही थी तो वह लक्ष्यों की रक्षा के लिए कई और शॉट्स को रोक सकता था। काल बता सकता था कि यह वास्तव में लक्ष्य के बारे में नहीं था, यह हॉक के अपने कौशल को दिखाने और जादूगरों द्वारा प्रशंसा या शाप पाने के बारे में अधिक था। हॉक के दिमाग में दोनों ठीक थे जब तक वे उसकी ताकत को पहचान रहे थे।
हॉक के दिमाग में यह महत्वपूर्ण हिस्सा था जो उन सभी को याद दिलाता था कि वह यहाँ शिकारी था और सभी चूहे उसके थे। मैं कसम खाता हूँ कि हॉक हम पर हमला कर रहा है। ये दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, बस हम सभी को ये याद दिलाने के लिए कि हम इसके नीचे हैं। जादूगरों में से एक ने कक्षा के अंत में पसीने से लथपथ और थके हुए होने की घोषणा की। यह एक विंड स्पीड हॉक है। क्या आपको वाकई लगता है कि इसमें जादूगरों के खिलाफ कोई जन्मजात दुश्मनी है? दूसरों में से एक ने उपहास किया। हर कोई वाटर मैच की ओर देखने लगा, जिनके द्रव हमलों ने पक्षी को विशेष रूप से पागल कर दिया, और फिर वापस प्रश्नकर्ता की ओर। मेरा मतलब सामान्य तौर पर है। ये बहुत स्पष्ट है कि हॉक को पानी के हमलों से नफरत है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह सामान्य रूप से जादूगरों से नफरत करता है। काल मुस्कुराया। काश वे जानते कि हॉक वास्तव में खुद को मनुष्यों से बेहतर मानता था, जो उड़ नहीं सकते थे, मुश्किल से देख सकते थे और अपने भोजन का शिकार भी नहीं कर सकते थे। हॉक का खुद अपना भोजन शिकार नहीं करना उसके दिमाग में विलासितापूर्ण जीवन जीने का मामला था, इसलिए यह मायने नहीं रखता था। कम से कम उसके लिए तो नहीं। आराम करने के बजाय हॉक ने दोपहर के लिए आकाश में चक्कर लगाने का फैसला किया, जबकि काल ने अपने मार्शल आर्ट कौशल का प्रशिक्षण लिया। उनकी बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें आखिरकार कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसका इस अकादमी में शिकार किया जा सके। दुर्भाग्य से वहां कोई कृंतक, कोई कीट, मैदान के आसपास कुछ भी नहीं घूम रहा था। जादूगरों ने अकादमी पर जो जादू डाला था और शक्तियों के निरंतर उपयोग ने बहुत पहले ही अकादमी से सब कुछ डरा दिया था, और उसे नाश्ते के लिए शिकार करने के लिए मैदान के आसपास के खेतों में जाने की अनुमति नहीं थी। काल के शब्द थे, जहां मैं तुम्हें देख सकूं वहां रहो, और यह आगे नहीं बढ़ा दीवार के दूर के हिस्से में खेतों में। अगर काल ने उसे वहीं रहने के लिए कहा होता जहां दूसरे उसे देख सकते थे, तो हॉक शायद हार मान लेता और वापस अंदर आराम करने चला जाता। लेकिन जब शिकार उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, तो हॉक को कुछ अच्छी चीजें जरूर मिलीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे एक अच्छा पेड़ था, जहां वह छाया में अपने पंखों को आराम दे सकता था। इमारतों में से एक पर एक नक्काशी थी जो लगभग उसकी तरह दिखती थी। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो उसकी तस्वीरें लेती रहती थी, और अंत में ट्रक डॉग। एक बार जब वह समझ जाता कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो उसे एक ट्रीट मिल जाती। आसमान से भी वह बता सकता था कि डॉग के पीछे की इमारतें अच्छी चीजों से भरी हुई हैं। काल ने ज्यादातर हॉक के कारनामों को नज़रअंदाज किया, और कभी कभार ही उसे याद दिलाया कि किसी के लिए परेशानी न खड़ी करे या जंबियों से खाना न ले। हर कोई नहीं जानता कि वह काल का हॉक है, इसलिए कुछ लोग उसे जहर देने या उस पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि वह कोई जंगली राक्षस हो। सार्जेंट रीटा के पास उनके अध्ययन के लिए जानकारी से भरी एक और किताब थी, इस बार मॉन्स्टर बायोलॉजी पर, इस उम्मीद में कि वे कुछ ऐसा पा लेंगे जो हॉक को तीव्र गति से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हर एलीट प्रसिद्ध, शक्तिशाली या दोनों बनना चाहता था। यहाँ प्रशिक्षण व्यवस्था का पूरा उद्देश्य यही था। इसलिए एक निजी प्रशिक्षक के रूप में उसका काम काल को आगे बढ़ने में मदद करने और उस क्षमता को पूरा करने में मदद करना था जो वरिष्ठ कर्मचारियों ने ट्रेन में उसे देखकर माना था। अगर अंतिम परिणाम तीव्र प्रारंभिक विकास था जो ठहराव और विकास पठार की ओर ले जाता था, तो इसका मतलब था कि वे उसके प्रशिक्षण में अगले चरण को नहीं समझ पाए। लेकिन अगली बार जब वे इस तरह की कक्षा देखेंगे, तो वे उसके अनुभव को आधार रेखा के रूप में उपयोग कर सकते हैं और वहां से नए एलीट को विकसित करना शुरू कर सकते हैं। अध्याय 35, कुशल कास्टिंग। काल अपने कमरे की बालकनी पर पाठ्य पुस्तकों के ढेर के साथ बैठा था, ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हॉक को जागृत अवस्था से बिना किसी बड़ी देरी के आरोही अवस्था में आगे बढ़ने में मदद करने का कोई निश्चित तरीका होगा। विंड स्पीड हॉक के बारे में जो कुछ भी वह जानता था, उसके अनुसार उनकी प्रगति आमतौर पर रैंक के साथ बेहतर कौशल के साथ साथ बढ़ी हुई क्षमता शक्ति स्तर से होती थी। मन से भरे राक्षस रक्त को दूसरे भाग में मदद करनी चाहिए, और वे दैनिक प्रशिक्षण कर रहे थे, जिसे करने का कोई जंगली हॉक के पास कभी कोई कारण नहीं होगा। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे भोजन के लिए शिकार करते थे, खेल के लिए नहीं, इसलिए वे अपने कौशल का उपयोग दिन में 100 बार नहीं करेंगे। इससे उन्हें जंगली विकास दर पर कुछ प्रकार का लाभ मिला, लेकिन उनके कौशल को बार बार पीसने के अलावा उन्हें और भी कुछ करना था। हॉक ने पहले ही हेडमास्टर के विंड बीज से विंड बैरियर सीख लिया था, इसलिए विंड स्पीड हॉक रहस्यवादी संसाधनों से बिल्कुल नई चीजें सीख सकता था, उसे बस उन पर अपना हाथ रखना था। उसके दरवाजे पर दस्तक ने उसे उलझन से विचलित कर दिया, और काल दरवाजा खोलने गया। उसने देखा कि दाना मुस्कुरा रही थी और उसके पास किताबों से भरा एक बैग था, साथ ही खाने की एक छोटी प्लेट भी थी। मैं हॉक के लिए एक उपहार लाया हूँ। किसी ने मुझे बताया कि उनके घर के आसपास खेत में ये हैं, और हॉक्स को ये बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने रसोई से एक लाने को कहा। उसने उसका अभिवादन किया। इसने हॉक का ध्यान खींचा, और वह दूसरे कमरे से उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया और प्लेट को देखा। यह एक छोटा जानवर था जिसकी खाल उतारी गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से कच्चा था, लेकिन विंड स्पीड हॉक के लिए इसकी गंध दिव्य थी। यह एक आयरन जौमोल है। वे खेत के कीट हैं, क्योंकि वे अपने घोंसले के लिए बड़े बड़े छेद खोदते हैं।
उनके जबड़े में बहुत ताकत होती है, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, लेकिन बस इतना ही। दुर्भाग्य से वे अकादमी के बाहर के खेतों में रहने वाले अर्थमाइस से भी कमज़ोर हैं और उनके पास दूर से हमला करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तीनों वापस आंगन में चले गए और दाना ने प्लेट को मेज पर रख दिया, जहां हॉक ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें, मुझे नहीं चाहिए कि आपकी पाठ्यपुस्तकों पर खून के छींटे पड़ें, काल ने उसे याद दिलाया। जवाब में हॉक ने प्लेट को मेज के दूर की ओर धकेल दिया, लेकिन अपनी गति धीमी नहीं की, खुशी खुशी छोटे जानवर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज आप क्या काम कर रहे हैं? काल ने पूछा, जब दाना ने नोटबुक की एक जोड़ी रखी, लेकिन कोई संदर्भ पाठ नहीं था। मन नियंत्रण। शिक्षक के अनुसार मैं अभी भी हर मंत्र के लिए बहुत अधिक उपयोग करता हूं, और यही अक्षमता है जिसके कारण मुझे कई मंत्रों और मेरी चैनलिंग गति में परेशानी हो रही है। अभी के लिए उन्होंने मुझे केवल मैजिक मिसाइलों और कोहरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, और अभी अपने मंत्रों के प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा है, अन्यथा मैं नए मंत्रों में बुरी आदतों को शामिल कर लूंगा। इसलिए मैं अपनी दक्षता को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना चाहता हूं, दाना ने समझाया। हॉक ने दिलचस्पी से देखा, ऐसा लगा कि यह विषय उसके लिए भी उपयोगी होगा। वह इस तरह से और अधिक पानी की गेंदों को मार सकता था और जादूगरों को चिढ़ा सकता था। जादूगरों को चिढ़ाना हॉक की अपेक्षा से कहीं अधिक मजेदार था, खासकर तब जब उन्हें सीधे उस पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। यह अच्छी सलाह लगती है। मुझे हॉक को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से विकसित हो रहा है। ये सब अच्छा भोजन और हॉक्स के लिए उपयुक्त कुछ विशेष आइटम जो वे पा सकते थे, उसे रिकॉर्ड समय में पूर्ण विकसित होने में लाया है, लेकिन वह जल्द ही अपनी प्राकृतिक बाधा को पार करने वाला है, और फिर यह प्रशिक्षण पर निर्भर करता है कि हम पहले सेमेस्टर के खत्म होने से पहले जागृत से आरोही तक छलांग लगा सकते हैं या नहीं। जब तक हॉक ने खाना खत्म नहीं किया, तब तक वे कुछ मिनटों तक चुपचाप अध्ययन करते रहे, और फिर पक्षी पेड़ों पर उड़ गया और उन्हें एक नाशपाती लाया जो पूरी तरह से पका हुआ था। काल को गाइडबुक से यह याद आया, ये शरीर को तरोताजा करने और तनाव को दूर करने में मदद करने वाला था। जादुई पौधों के लिए एक सामान्य प्रभाव, लेकिन अध्ययन करते समय उपयोगी। काल ने इसे पतले पतले टुकड़ों में काटा और हॉक ने अपने पंख फड़फड़ाने और दूर जाने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा खाया। नाशपाती की महक लाजवाब थी, लेकिन यह बहुत मीठी थी, हॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मनुष्य इसे खा सकते थे। हॉक के निराश चेहरे पर काल हंसा और उसने नाशपाती को टुकड़ों में काट दिया ताकि वे उसे खा सकें। फिर हॉक मेज के पार चला गया और सीधे दाना के नोटपैड पर चला गया। तुम क्या कर रहे हो, छोटे आदमी? क्या हमने तुम्हें बहुत अनदेखा किया है? उसने पूछा और उसके सिर को धीरे से सहलाया। हॉक ने ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को संभाला, फिर खुद को हिलाया और ध्यान केंद्रित किया। उसने एक पंजा उठाया और अपने सामने एक रैंक ब्लेड बनाया, फिर तीव्रता को लगभग 0 तक कम कर दिया, फिर इसे फिर से ऊपर लाया, फिर नीचे तब तक जब तक ये लगभग अदृश्य न हो जाए। उसे बर्बादी के बारे में बताओ, हॉक ने मांग की। वह चाहता है कि आप समझें कि जितना अधिक आप खुद को धकेलते हैं, उतना ही अधिक मन बर्बाद होता है। अपने मैजिक मिसाइलों के साथ वह जो कर रहा है, उसे आजमाएं और मुझे लगता है कि आप देखेंगे। इसे जगह पर रखें और शक्ति को कम करते रहें। मैना की लागत तेजी से गिरती है, काल ने समझाया। दाना ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन उसने वही किया जो उसने कहा था। पहले कुछ मिसाइलें अकादमी के मैदान में लगभग फायर हो गईं, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें जगह पर रखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वह उन्हें पकड़ सकती थी और जहां वह चाहती थी वहां ले जा सकती थी, क्योंकि उसने धीरे धीरे डिफ़ॉल्ट पूर्ण सक्रियण से बिजली को कम करके बमुश्किल प्रकाश की चमक तक कम कर दिया था। आपको ऐसा करने का तरीका कैसे पता चला? उसने पूछा, क्योंकि उसने पावर रेंज के माध्यम से हॉक के चक्र की नकल की। ये हॉक के लिए सहज है और उसने मुझे सिखाया। विंड स्पीड हॉक के तर्क के अनुसार आपको अपने शिकार को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ शिकार करना चाहिए, ताकि आप जितनी ऊर्जा वापस पाते हैं उससे अधिक बर्बाद न करें, काल ने समझाया। तो बस इतना ही, यह एक बड़ी सफलता है। मैं देख सकता हूं कि मैं कहां गलत हो रहा था। मैं बस मंत्र सक्रियण अनुक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और इसे जाने दे रहा था। मुझे लगा कि मैं दिशा को नियंत्रित करके अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं मैना प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। जादुई प्राणियों से हम शायद इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिक्षक के निर्देश इतने विस्तृत भी नहीं हैं, और मैंने कभी किसी दूसरे छात्र को अपने मंत्रों की शक्ति कम करते नहीं देखा। वे बस अपनी सहनशक्ति बढ़ाते हैं और हर बार पूरी शक्ति से सब कुछ डालते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, बेहतर नियंत्रण के साथ। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और अपना सिर हिला दिया। नहीं, वरिष्ठ छात्रों ने भी शक्ति को नियंत्रित करना और विभाजित करना सीख लिया है। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि यह एक नए जादूगर के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इससे मंत्रों को डालना बहुत आसान हो जाता है।
भले ही आप इसे आधी शक्ति से करें, आपको पहले जितनी मिसाइलें डाल सकते थे उसके लिए कम से कम 5 मिसाइलें डालनी चाहिए। अध्याय 36 अभ्यास से सिद्धि मिलती है। डाना और हॉक ने शाम का बाकी समय अपने कौशल नियंत्रण का अभ्यास करते हुए बिताया, जबकि काल ने विभिन्न जादुई जानवर प्रजातियों के विकास चक्रों और शक्ति वृद्धि ट्रिगर्स के बारे में अधिक जानने पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे थे, लेकिन काल को यकीन था कि अगर वह इस पर काम करता है तो वह ट्रिगर्स के लिए किसी तरह का पैटर्न पा सकता है। ये या तो उनके कौशल, उनके शरीर के किसी तत्व के साथ संरेखण या किसी तरह के पर्यावरणीय कारक से संबंधित होना चाहिए। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह पूरी तरह से यादृच्छिक था और यह सब भाग्य पर निर्भर था। अध्ययन के साथ उन्हें जानबूझकर उन्नति को ट्रिगर करने में सक्षम होना चाहिए। हॉक को ध्यान और ऊर्जा की आवाजाही निश्चित रूप से मदद करने वाली थी, हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि कितना। लेकिन उन्नति के बाद से हर भोजन ने उसे ऊर्जा का उछाल दिया था, क्योंकि वह पोषक तत्वों और अंतर्निहित मन को एक सामान्य मानव की तुलना में अधिक कुशलता से अवशोषित कर रहा था। यह अभिजात वर्ग के लिए सामान्य बात होनी चाहिए, क्योंकि रसोई जानबूझकर हर छात्र के लिए इस तरह का भोजन तैयार करती थी। इसलिए वास्तविक अंतर यह होना चाहिए कि वह इसे बर्बाद करने के बजाय हॉक के साथ अतिरिक्त भोजन साझा कर सकता है। जैसे ही अंधेरा होने लगा, दाना ने जो कुछ सीखा था उस पर नोट्स बनाना समाप्त कर दिया और फिर रात के लिए अपने कमरे में लौट आई, जबकि काल ने एक और देर रात का भोजन करने की तैयारी की और हॉक को बढ़ने में मदद करने के लिए उस अतिरिक्त ऊर्जा को स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया। एकमात्र समस्या ये थी कि उन्हें यह पता लगाने के लिए कि क्या ये तरीके काम कर रहे थे, तब तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करनी होगी, और तब भी उन्हें निश्चित रूप से यह पता नहीं होगा कि इनमें से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभाव डालती है। कोई सटीक माप पद्धति नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने राक्षसों को उनकी शक्ति रैंकिंग के आधार पर श्रेणियों में शिथिल रूप से समूहीकृत किया था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उन रैंकिंग की सीमाओं के पास कुछ अनिश्चितता हो सकती है जब तक कि शरीर या शक्ति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन न हो। उदाहरण के लिए, जब एक शैतान बिल्ली जागृत से आरोही की ओर बढ़ने की प्रक्रिया से गुजरी तो उसकी दूसरी पूंछ उगाए। ये बताने का एक बहुत ही सरल और निश्चित तरीका था। कई पक्षी जैसे जैसे अधिक शक्तिशाली होते जाते, उनके पंखों पर एक विशिष्ट पैटर्न बनता जाता और अधिकांश स्तनधारी अचानक वृद्धि के साथ आकार में बढ़ जाते। विंडस्पीड हॉक्स को ज्यादातर ऐसा नहीं करना पड़ा, उन्होंने अपने पंजों को छोड़कर अपनी उपस्थिति बनाए रखी। एक बार जब विंडस्पीड हॉक आरोही स्तर पर पहुंच जाता तो उसके पंजे गहरे काले रंग से पारदर्शी ऑब्सीडियन में बदल जाते और वह पंजा सामग्री समान कौशल सीखने वाले अभिजात वर्ग के लिए एक असाधारण संसाधन थी। इसे पीसकर राक्षस के खून के साथ उसी तरह मिलाया जा सकता था जैसे ताकत के पत्थरों को मिलाया जाता है, और इसे पीने से कौशल की समझ बढ़ती। हाँ, उन्हें मेरे पंजे की कतरने खाने दो, वे जल्दी से वापस उगाते हैं। हॉक ने काल के दिमाग में हंसी उड़ाई। टूटे हुए पंजे के हिस्सों की तुलना मानव के नाखून की कतरनों से की। बस एक बेकार उत्पाद जिसकी उसे अब परवाह नहीं थी। ठीक है, अगर हम आपको उस स्तर तक बढ़ने में मदद कर सकते हैं तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम उन्हें दिखाएंगे कि आप कितने आगे हैं, बस खुद बनकर। काल ने मजाक किया, ध्यान लगाने से पहले एक पल के लिए पक्षी के अहंकार को सहलाया। सुबह में वे दोनों तरोताजा महसूस करते थे और पिछले दिन की तुलना में थोड़ा बेहतर महसूस करते थे, इसलिए यह उनकी दिनचर्या बन गई। सुबह जादूगरों के साथ, दोपहर में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण और फिर शाम को किताबों का अध्ययन, जबकि काल जादुई जानवरों और उन ट्रिगर्स के बारे में सब कुछ सीखने पर काम करता था जो उन्हें आगे बढ़ने का कारण बन सकते थे, जबकि हॉक दाना के साथ उनके मन नियंत्रण पर काम करता था। उसकी विकास दर अविश्वसनीय थी, और जबकि उसे शुरू में एक फायदा था, उसकी प्रजाति की बदौलत हॉक तेजी से किसी भी चीज से आगे निकल रहा था जो एक युवा विंडस्पीड हॉक से उम्मीद की जा सकती थी। आमतौर पर उन्हें एक दिन में मुट्ठी भर बार से अधिक रैंक हमले का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि यह मुख्य रूप से शिकार के लिए था और कभी कभी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन सप्ताह के अंत तक वह इसे एक बार में घंटों तक जारी रख सकता था। दाना भी उसकी मदद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, और अब उसे अपनी जादुई मिसाइलों पर पूरा नियंत्रण था। उसे उन्हें अपनी जगह पर रखते हुए या अपने दिमाग से कमरे में इधर उधर घुमाते हुए देखना काफी प्रभावशाली था। ये प्रक्रिया अभी भी उसे उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से थका देती थी, लेकिन हॉक के साथ काम करना शुरू करने के पहले दिन यह एक बहुत बड़ा सुधार था, जब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि उसे मैना प्रवाह को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। इसलिए वे बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ अगली व्यवहारिक कौशल बैठक के लिए बैठक स्थल की ओर बढ़े। 54 छात्रों का वही समूह मैदान में इकट्ठा था, शिक्षकों के आने का इंतजार कर रहा था, और काल ने अन्य टीम नेताओं के बगल में अपना स्थान लिया। सार्जेंट रीटा कुछ मिनट बाद 2 जादूगरों के साथ अकादमी की एक कार्गो बगी को गियर से भरकर ले जाते हुए पहुंची। आज हमारे पास सभी के लिए कुछ नया और मजेदार है। ये गोल्डन ड्रैगन नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी के हथियार विकास विभाग के नए प्रयोगात्मक उत्पाद हैं। आज आप सभी जो करने जा रहे हैं वह एक छोटी सी फील्ड ट्रिप पर जाना है।
खतरा सामान्य से थोड़ा अधिक होगा क्योंकि आप अकादमी के मैदान को पूरी तरह से छोड़ देंगे और केवल बाहरी इलाकों में नहीं जाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय ने हमें ये परीक्षण करने के लिए कहा है कि क्या ये नए हथियार अपनी शानदार तकनीक के साथ वास्तव में उपयोगकर्ता की ताकत को एक पूरे रैंक तक बढ़ा सकते हैं, सार्जेंट रीटा ने घोषणा की। जादूगरों को थोड़ा संदेह था क्योंकि उनकी शक्तियां मन प्रवाह और नियंत्रण पर आधारित थीं, जो दोनों आंतरिक कारक थे। वे हथियारों का उपयोग उसी तरह नहीं करते थे जैसे योद्धा करते थे। यदि ये केवल योद्धा वर्गों के लिए होता तो ये सामान्य रूप से अभिजात वर्ग के लिए एक बढ़िया सुरक्षा उपाय होता, लेकिन विशेष रूप से उनके लिए नहीं। हालांकि जब उन्होंने गाड़ी से तिरपाल हटाया तो एक बॉक्स था जिस पर सभी के नाम थे। विश्वविद्यालय वास्तव में सभी के लिए कुछ लेकर आया था और छात्र ये देखने के लिए उत्साहित होने लगे कि यह क्या कर सकता है। अध्याय 37 नए पंजे। काल बक्सों के ढेर के पास गया जहां सार्जेंट रीटा सभी को एक पंक्ति में व्यवस्थित कर रही थी ताकि ढेर को अधिक कुशलता से पार किया जा सके। उसने उसे एक बड़ा बॉक्स दिया और वह एक तरफ हट गया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि बिना किसी कुंडी के बॉक्स को कैसे खोला जाए। उत्तर एक तरफ के बीच में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर निकला जो पेंट के नीचे छिपा हुआ था। शहर में पले बड़े छात्रों के लिए स्पष्ट था, लेकिन छोटे शहरों में उनके दैनिक जीवन में ऐसी हाई-टेक सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे बस बक्से को बंद करके उसे सुरक्षित कहते थे। बॉक्स के अंदर गॉन्टलेट्स का एक नया सेट था जो कम से कम बाहरी रूप से उसके पास पहले से मौजूद गॉन्टलेट्स के समान था, लेकिन वे प्रशिक्षण इकाइयों की तुलना में हल्के थे और उंगलियों पर पंजे मिश्र धातु के बजाय किसी तरह के वास्तविक राक्षस के पंजे से बने हुए लग रहे थे। उसके ग्रैंड हमले में किस तरह का अंतर होना चाहिए था यह एक रहस्य था, लेकिन उसके हाथ को कोहनी तक ढकने वाले अस्पष्ट काले धातु के ऊपरी दस्ताने के नीचे कुछ और छिपा हो सकता है जो मैना चैनलिंग में मदद करेगा या उसके कौशल के लिए किसी तरह के एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। जानने का एकमात्र तरीका उनका परीक्षण करना था, इसलिए काल भीड़ से दूर चला गया जहां योद्धा खुशी खुशी अपनी नई तलवारें लहराने लगे थे और उन्हें हवा में पंजे से हमला करने के लिए एक फ्लेक्स दिया। शक्ति सक्रियण बहुत अधिक स्वाभाविक लगता है, तब भी जब वह इसे नंगे हाथों से कर रहा होता है। तलवार कौशल के विपरीत, कौशल के लिए गॉन्टलेट सख्ती से आवश्यक नहीं थे। उसके पास अपने नाखून थे जो काम कर सकते थे, लेकिन उसके हाथों पर इन नए गॉन्टलेट के साथ शक्ति राक्षस के पंजों में प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती थी और वह अपने आप से जितना प्रबंधित कर सकता था उससे कहीं अधिक आसानी से बनती थी। ऐसा नहीं लगा कि यह सामान्य से अधिक शक्तिशाली था और उसने जो ऊर्जा लगाई वह वही थी, लेकिन उसकी रिकवरी सामान्य से अधिक तेज लग रही थी, जैसे कि हथियार खर्च की गई ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसे वापस कर रहा हो। इन गॉन्टलेट के साथ काल को यकीन था कि वह पूरी सुबह आसानी से लड़ सकता है और जादूगरों के साथ रक्षात्मक प्रशिक्षण के दौरान उसे लगभग उतने ब्रेक नहीं लेने पड़ेंगे। ये निश्चित रूप से उसके सहपाठियों को पागल कर देगा कि उनके हमलों को रोकने के लिए इतने अधिक कौशल आ रहे हैं, लेकिन वे वैसे भी बेहतर हो रहे थे, इसलिए यह उनके लिए अच्छा हो सकता है। सभी हथियार बांटने में कुछ ही मिनट लगे और जिस मैदान में वे इकट्ठे हुए थे वहां अराजकता फैल गई। चारों ओर तलवारों के हमले और मंत्र उड़ रहे थे। एक तरफ एक बड़ा पत्थर का गोला खड़ा था और किसी के जादू से जमीन कांप रही थी। यह पागलपन था, लेकिन शिक्षक तब तक इंतजार करने को तैयार थे जब तक कि छात्र शांत न हो जाएं और फिर कुछ और न कहें। ठीक है, शांत हो जाओ सब लोग, तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। इस हफ्ते हम तुम्हें जोड़े में रखेंगे। बैग में हर नंबर के 2 हैं। एक कागज उठाओ और आज के अभ्यास के लिए अपना साथी ढूंढो। तुम सब एक बड़े क्षेत्र में अलग अलग काम करोगे, इसलिए अगर कोई समस्या हो तो बैकअप की उम्मीद मत करो, सार्जेंट रीटा ने समझाया, जबकि दोनों जादूगर अपनी चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न दिख रहे थे। विश्वविद्यालय ने जादूगरों के लिए जो उपकरण बनाए थे वे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग थे, लेकिन ज्यादातर वे क्रिस्टल और ट्यूबों से भरे एक छोटे आयताकार फ्रेम के रूप में थे जिन्हें उपयोगकर्ता की बेल्ट से लटकाया जा सकता था। सौंदर्य की दृष्टि से वे एक अजीब विकल्प थे, लेकिन अंदर से नीचे तक तारों से भरे हुड वाले कोट से बेहतर थे जिसे जादूगरों में से एक ने पहना हुआ था। दाना के पास एक बॉक्स था जो एक सपाट बॉक्स था जो पेपरबैक उपन्यास से थोड़ा बड़ा था। इससे काल को एक बढ़िया विचार आया। अगर उन्हें इन प्रोटोटाइप को रखने की अनुमति दी जाती तो वह उनमें से कुछ पर एक नियमित पुस्तक कवर लगाने का सुझाव दे सकता था ताकि वे अकादमी के सामान्य परिधान के साथ थोड़ा बेहतर तरीके से मिश्रित हो सकें। इससे उन्हें क्षति और गंदगी से भी बचाया जा सकता था, जो स्पष्ट रूप से जादूगर बढ़ाने वाले उपकरणों पर काम करने वाली डिज़ाइन टीम के लिए चिंता का विषय नहीं था। सार्जेंट रीटा, ये गॉन्टलेट किस चीज़ से बने हैं, क्या आप जानते हैं? काल ने पूछा जब वह संख्याओं का बैग लेकर उसके पास आए। जहां तक मुझे पता है बस राक्षसों के विभिन्न भागों का संयोजन किया गया है। ये जादुई जानवरों के पहलुओं को मिलाकर जादुई वस्तुएं बनाने के बारे में है, उसने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। काल ने बैग से एक नंबर लिया और बाकी छात्रों के चुनने का इंतजार किया।
उसने 17 नंबर निकाला था, लेकिन शिक्षकों के चेहरे पर भाव ये बता रहे थे कि अपने साथी को खोजने के लिए सिर्फ अपना नंबर चिल्लाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या कम से कम नंबर दिए जाने से पहले तो नहीं। इसलिए कार्ल ने घूमने का फैसला किया और उन लोगों के साथ नंबर चेक करने लगा जिन्हें उनके कार्ड मिल गए थे। शुरू में वह समूह के किनारे पर था और उसका रास्ता भीड़ के बीच से साजंत के पीछे पीछे चल रहा था। दूसरे भी वही कर रहे थे, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से। वे अपने पेपर के नंबर के आधार पर लाइन में लग रहे थे, जिसमें नंबर 1 उस तरफ बढ़ रहा था जहां कार्ल शुरू में खड़ा था। कार्ल ने जल्दी से समझ लिया और लगभग उस जगह पर चला गया जहां उसे लगा कि 17 जोड़ी होनी चाहिए, और खुद को डाना के बगल में खड़ा पाया जिसके हाथ में उसके जैसा ही एक कार्ड था। ठीक है, इससे यह आसान हो जाता है। हम पहले से ही एक दूसरे के बुनियादी कौशल जानते हैं और उन्हें एक साथ अच्छी तरह से काम करना चाहिए। आप नेतृत्व करें, हॉक स्काउट्स, और मैं पीछे से नुकसान पहुंचाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए उसे सूचित किया। यह मेरे लिए काम करता है। आपका नया उपकरण कैसा है? क्या ये सामान वास्तव में उससे बेहतर है जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे? कार्ल ने पूछा। ऐसा लगता है, लेकिन हम इसका पता तब लगाएंगे जब हमें वास्तव में उनका उपयोग करना होगा। बॉक्स एक फोकसिंग डिवाइस है और आप इसका उपयोग तब करते हैं जब आप प्रभाव को तीव्र करने के लिए मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। पहले इसे ठीक से इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़े अभ्यास के साथ यह मेरी जादुई शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। दाना ने जवाब दिया। अब हमें बस ये पता लगाना है कि हम इसका परीक्षण किस पर करने जा रहे हैं। अध्याय 38। क्या हम वहां पहुंच गए हैं? एक बार जब सभी लोग व्यवस्थित हो गए तो जादूगरों ने समूह को कहीं ले जाने की तैयारी में फिर से अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। ये संस्करण कार्ल द्वारा पहली बार देखे गए संस्करण से कहीं अधिक जटिल लग रहा था और यह प्रयास दोनों जादूगरों पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ रहा था। इसका मतलब ये होना चाहिए कि वे अकादमी के बाहरी इलाके से काफ़ी आगे जा रहे थे, जो कि केवल बड़े शिक्षक के लिए एक सरल और सहज जादू था। लेकिन वे लक्ष्य स्थान पर उतनी ही आसानी से दिखाई दिए जितनी आसानी से वे पहली बार आए थे, और कार्ल ने खुद को एक बर्बाद गोदाम में दाना के बगल में खड़ा पाया, जिसमें अभी भी सूखे सामान के बैग और शहद का एक बैरल धीरे धीरे लीक हो रहा था, जिसने बड़ी संख्या में मधुमक्खियों को आकर्षित किया था। हमें उन्हें गुस्सा दिलाने से पहले ही चले जाना चाहिए। मुझे आज मधुमक्खियों द्वारा डंक मारे जाने का मन नहीं है, कार्ल ने फुसफुसाते हुए कहा जब दाना ने उनके आसपास के माहौल को देखा। हॉक बाहर निकलने और ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि वे किस तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं, कार्ल उसे बिना सोचे समझे ऊपर नहीं भेजना चाहता था। दाना ने दीवार में एक बड़े छेद की ओर इशारा किया जो मुख्य सड़क की ओर जाता प्रतीत होता था, और दोनों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और एक बर्बाद गांव में पहुंच गए। यह अभी हुआ, मैं अभी भी ताज़ा खून और बारूद की गंध सूंघ सकता हूं, कार्ल ने फुसफुसाया। बचपन में खदानों में मदद करने के बाद दोनों गंध अप्रिय रूप से परिचित थीं, और हॉक की बदौलत अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ वह उन्हें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। तुम्हारा क्या मतलब है? दाना ने धीरे से उत्तर दिया। इस गांव पर पिछले 1 या 2 दिनों में हमला हुआ था। शायद इसीलिए हम यहाँ हैं, उन राक्षसों को खत्म करने में मदद करने के लिए जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब हॉक को भेजूंगा ताकि हम जान सकें कि हम किससे मुकाबला कर रहे हैं, और फिर हम एक योजना बना सकते हैं। यह अच्छी बात है कि आप अपने मन नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपको कोहरे से कहीं ज़्यादा मैजिक मिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये पहले साल के छात्रों के लिए एक क्रूर क्रैश कोर्स होगा, भले ही वे बैच में सबसे अच्छे चुने गए हों। वे अकादमी में कुछ ही सप्ताह से थे और वे ज़्यादातर 1 या 2 क्षमताओं के साथ काम कर रहे थे जो अभी भी सामान्य ग्रेड पर थीं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ खतरे का स्तर बहुत अधिक नहीं था, लेकिन अगर यह केवल सामान्य ग्रेड के राक्षस थे तो शहर के लोगों को उन्हें भगाने में सक्षम होना चाहिए था। शायद प्रतिक्रिया जल्दी नहीं आई थी और अभिजात वर्ग ने मजबूत राक्षसों से बहुत देर से निपटा था, जिससे छात्रों को केवल खतरनाक स्थानीय वन्यजीवों को साफ करना पड़ा। गुस्साए हुए हैं, हम उन्हें मार रहे हैं, है ना? फिर उन्हें खाएं, हॉक ने सूचना दी। मुझे ठीक से बताओ कि वे मेरे संबंध में कहाँ हैं और कितने हैं। मुझे ये भी जानना होगा कि प्रत्येक कितना मजबूत है या उनमें से कितने जागृत या उच्चतर हैं। कार्ल ने जवाब दिया, हॉक को प्रशिक्षित करते हुए कि वह स्काउटिंग रिपोर्ट को कैसे संरचित करना चाहता था। 900, सभी घायल, एक जागृत शक्ति के साथ। इमारत से मेरी दिशा में 200 मीटर। ओह, दक्षिण में और भी राक्षस हैं। अगर आप उस तरफ जाते हैं तो वहाँ 6 गॉब्लिन हैं, कोई भी जागा हुआ नहीं है। वे आलसी हैं, कैंप फायर बना रहे हैं। आप दिनचर्या जानते हैं, पहले काम करें और फिर खाएं। हमें गॉब्लिन के पास ले जाएं और अधिक राक्षसों पर नज़र रखें। पुस्तक में कहा गया है कि गॉब्लिन बड़े समूहों में यात्रा करते हैं, इसलिए संभवतः उनमें से अधिक हैं। कार्ल ने उत्तर दिया। कुछ जंगली सुअर हैं जिन्हें हॉक खाना चाहता है, लेकिन शहर के दक्षिण की ओर गॉब्लिन हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ चीज़ें इतनी बुरी क्यों हुईं।
भले ही वे कमज़ोर हों, वे अधिकांश जंगली जादुई जानवरों से अधिक चतुर हैं और वे बड़ी संख्या में आते हैं। हमें पहले यहाँ बचे हुए 6 लोगों को हटाना होगा और फिर हम और अधिक स्ट्रगल और कुछ और ढूंढ सकते हैं। कुछ और मतलब बचे हुए लोग, लेकिन उनके मिशन की शुरुआत में इतनी जोर से यह कहना अशिष्टता होगी। दाना ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह वास्तव में एक सच्चे राक्षस को व्यक्तिगत रूप से और जंगल में सिर्फ एक अन्य छात्र के साथ देखने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह प्रशिक्षण मिशन था और उन्हें विशेष रूप से इस खतरे से निपटने के लिए यहाँ भेजा गया था। हॉक ने शहर का चक्कर लगाया, हरकत और ऐसी किसी भी चीज़ की तलाश में जो अन्य 2 को मिल सकती थी। पहले काम करो और फिर खाओ, इसलिए जितनी जल्दी वह उन्हें सारा काम पूरा करने में मदद करेगा उतना ही बेहतर होगा। इसका मतलब था कि वह किसी भी लक्ष्य को नहीं चूक सकता था। मुझे और भी गोबलिन मिले, एक घर में, तुमसे 4 दरवाजे ऊपर और सड़क के उस पार। मैं उनमें से 2 को अपने बसेरे से देख सकता हूँ। काल ने फुसफुसाते हुए दाना को संदेश दिया और फिर चलता रहा। तुम क्या कर रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर उन्हें पता चल जाए कि हमने उन्हें देख लिया है तो वे घात लगाने की कोशिश करने के बजाय सहायता के लिए पुकारेंगे। हॉक की नज़र उन पर है, वह उन्हें वास्तव में हम पर घात लगाने नहीं देगा। बस मेरे करीब रहो और जब वे दौड़ें तो तुम मैजिक मिसाइल फेंको, काल ने चलते हुए फुसफुसाते हुए कहा। काल ने सड़क पार की, उस इमारत को देखा जिसे हॉक ने बिना अपना सिर घुमाए अपनी बड़ी हुई परिधीय दृष्टि से चिन्हित किया था। गोबलिन की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वे मान लेते कि अगर वह उन्हें नहीं देख रहा है तो उसने उन्हें नहीं देखा है, और निश्चित रूप से जैसे ही वह गुजरा वे युद्ध की पुकार के साथ आगे बढ़ गए। ये केवल 3 घायल कॉमन ग्रेड गोबलिन थे और उनमें से 2 हॉक के रैंक के सामने गिर गए इससे पहले कि काल या दाना जवाब दे पाते। काल ने अपनी उंगलियों के बल पर आखिरी को पकड़ लिया और शहर फिर से शांत हो गया। हॉक, खोजते रहो, उस चीख ने शायद दूसरों को सचेत कर दिया होगा। काल ने निर्देश दिया। हॉक उड़ गया और दाना ने उसे प्रशंसा भरी नज़र से देखा। उसकी सजगता बहुत बढ़िया है, उसने बुदबुदाया। इस तरह के दिन में वह निश्चित रूप से एक अच्छा दोस्त है। वह और अधिक गॉब्लिन की तलाश में गया है ताकि अगर कोई उस युद्ध की चीख को सुन ले और उसका जवाब दे तो वह बच सके। अध्याय 39 गॉब्लिन। काल ने उन्हें शहर के किनारे की ओर दक्षिण की ओर बढ़ते रखा, तब भी जब उसे कभी कभार थकान महसूस होती थी, क्योंकि हॉक शहर में छिपे अकेले गॉब्लिन को बाहर निकालता था। वह इस स्थिति से खुश नहीं था, क्योंकि उनसे बहुत बुरी गंध आ रही थी और वह उसे खाने लायक नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उन सभी को ढूंढकर खत्म करेगा, उसे दूर से आयरन टस्क स्वरों के आने का वादा था। उन्होंने आज हमारे लिए वाकई एक क्रूर परीक्षा की तैयारी की है। हॉक ने अब तक 5 और भटकते हुए गोबलिन ढूंढ लिए हैं और हम अभी भी 6 के बड़े समूह में नहीं पहुंचे हैं। जब हम पहुंचे तो आप जो चाहें निकाल लें। आपका मंत्र रैंड की तुलना में डालने में धीमा है, इसलिए मैं आपको हमले का नेतृत्व करने दूंगा और फिर मैं उन्हें हम तक पहुंचने से रोकूंगा। आप कई मिसाइलों के प्रयास में कैसे काम कर रहे हैं? काल ने पूछा। मैं अभी भी एक बार में केवल 2 को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन एक बार जब मैं मंत्र शुरू कर देता हूं तो अगली वॉली भेजना बहुत तेज हो जाना चाहिए। क्या पैक में कोई जागृत रैंक के गोबलिन हैं? उसने उत्तर दिया। हॉक के अनुसार वे सभी सामान्य श्रेणी के अनुयायी हैं, किसी मजबूत नेता का कोई संकेत नहीं है। जो अभिजात वर्ग पहले यहाँ आया था उसने संभवतः मजबूत दुश्मनों से निपटा और फिर बाकी को छोड़ दिया, या वे भाग गए और वापस आ गए। काल ने उत्तर दिया। काल ने शहर के बाहरी इलाके में दूर से आग की लपटों की एक झलक देखी और यहाँ से आगे मौन रहने का संकेत देने के लिए अपनी उंगली होठों पर रख ली। गॉब्लिन कैंप में शोर था, कुछ तैयारी चल रही थी, और जब काल ने उन्हें समाशोधन के किनारे ले जाया जहां उन्होंने डेरा डाला था, तब उनके पास कोई गार्ड भी नहीं था। एक बार जब वे करीब पहुंच गए तो वह जमीन पर झुक गया ताकि उसकी वर्दी बहुत ज्यादा न दिखे और चुपचाप चलने की पूरी कोशिश की। ये स्पष्ट था कि यहाँ पहले कई और गॉब्लिन थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही बचे थे, जो 2 कुलीनों के लिए आसान शिकार थे। दाना ने ध्यान केंद्रित किया और अग्नि गड्ढे के पास 2 गॉब्लिन की पीठ में मैजिक मिसाइलों की एक जोड़ी डाल दी, जबकि काल ने उनके करीब वाले को मार गिराया। फिर उसने सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाले और भागने की कोशिश करने वाले को निशाना बनाया। दाना ने उनमें से आखिरी को पीछे से पकड़ लिया और काल अपने पैरों पर खड़ा हुआ ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वे वास्तव में मर चुके हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था कि उन्हें लगा कि कोई पराजित दुश्मन पीछे से आकर उन पर घात लगाएगा, लेकिन जैसे ही वह कैंप से गुजरा, काल को तुरंत पछतावा होने लगा कि उसने नज़दीक से देखने के लिए आगे बढ़ना ठीक समझा। वह भूल गया था कि गोबलिन क्या खाते हैं, जो कि ज्यादातर उन ग्रामीणों का मांस था जिन्हें उन्होंने मारा था, और बदबू बहुत ज्यादा थी। लेकिन दाना को कुछ समय के लिए रुकने और सुदृढ़ीकरण के लिए देखने का इशारा करने के बाद उसने सभी शवों की जांच की, उन सभी को चोरी की गई गोबलिन तलवार से जल्दी से वार किया और फिर अपने छिपने की जगह पर वापस चला गया। वे खत्म हो चुके हैं।
चलो शहर में वापस चलते हैं और बाकी लक्ष्यों का ख्याल रखते हैं, फिर हम सुअरों को मार सकते हैं और कुछ दोपहर का भोजन कर सकते हैं और फिर ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं कि हमें यहाँ और क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा और मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा था। उसने समझाया। मैं भी ऐसा ही था। जब उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे छात्रों से मिलने की बहुत संभावना नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगा कि उनका मतलब ये था कि हम एक ही शहर में नहीं होंगे। हॉक स्थिति के बारे में क्या कहता है? दाना ने जवाब दिया। कुछ भी नहीं हिल रहा है। मैं ऊपर भी गया और सुअरों के अलावा और कुछ नहीं था। मैं घरों के पास भी रुका और अंदर दिल की धड़कन या हलचल की कोई आवाज़ नहीं आई। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा काम हो गया है और अब हम दोपहर का भोजन कर सकते हैं? हॉक ने उम्मीद से जवाब दिया। सुअरों से निपटने से पहले हमसे मिलो। वहाँ एक जागृत सुअर है और हो सकता है कि तुम्हारा अकेले जाना सुरक्षित न हो। कौन जानता है कि उसके पास किस तरह की क्षमता हो सकती है। जब काल आया तो जंगली आयरन टस्क सुअर शहर के कूड़े के ढेर में खुशी खुशी खुदाई कर रहे थे। उसके ठीक पीछे दाना था और हॉक ऊपर चक्कर लगा रहा था। उनमें से सबसे बड़ा दोपहर के भोजन के लिए हॉक का लक्ष्य था। ये जागृत रैंक में नया था और इससे एक शक्ति का एहसास होता था जिसे दाना ने काल से बहुत पहले पहचान लिया था। इसमें जादू है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या है, लेकिन ये किसी तरह के जादुई मंत्र का उपयोग कर सकता है। उसने फुसफुसाया। ठीक है, फिर हम उस पर घात लगाते हैं। हम तीनों एक साथ सबसे बड़े सुअर पर हमला करेंगे और फिर हम बाकी सुअरों से निपटेंगे। आपकी सहनशक्ति कैसी है? क्या आपने गोबलिन्स के साथ लड़ाई के बाद से काफ़ी समय तक आराम किया है? दाना ने सिर हिलाया। मैंने पीछे हट लिया, इसलिए खर्च लगभग उतना अधिक नहीं था। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वह काल के बाईं ओर चली गई, फिर एक छोटे से पत्थर के शेड के ऊपर चढ़ गई और हमले का एक अच्छा कोण पाने के लिए अपने पेट के बल लेट गई। इससे सुअरों को एक पल के लिए उससे दूर रहना चाहिए, जब तक कि वे दीवार को गिरा न दें, लेकिन वह इतनी ऊंची नहीं थी कि नीचे कूदते समय उसे चोट लग जाए। हॉक, तुम्हारा खाना परोसा गया है। जब दाना बड़े सुअर पर हमला करे तो उसे मारने के लिए जितना हो सके उतना हमला करो। मैं बाकी लोगों से निपट लूंगा। दाना ने जागृत सुअर पर मैजिक मिसाइलों की एक जोड़ी दागी और रैंड की 6 धारियां उनसे मिलने के लिए नीचे आईं, जो उसकी गर्दन पर एकत्रित हो गईं, क्योंकि जानवर मिसाइलों को अपने दांतों से रोकने के लिए पीछे की ओर बढ़ा। फिर काल ने हमला किया। रैंड हमलों को निकटतम 2 सुअरों पर फेंका और शेष 3 का ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ा। वे सभी शक्ति में जागृत के करीब थे और उनकी खाल सख्त होने लगी थी, लेकिन यह उसके हमलों को घुसने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर हॉक आया, जिसने हमलावर सुअरों की पीठ पर 2 और हमले किए, जबकि डाना ने आखिरी बचे हुए सुअर को निशाना बनाया, जो एक लालची था जिसने दूसरों के खाने के तुरंत बाद खाना बंद नहीं किया था। ठीक है, यह एंटीक्लाइमेटिक था। मुझे लगा कि यह बहुत कठिन लड़ाई होने वाली है। दाना ने कहा, इसे अशुभ मत समझो, हम अभी भी अकादमी में वापस नहीं आए हैं। लेकिन मैं इन सुअरों को काट दूंगा ताकि हॉक को ताज़ा दोपहर का भोजन मिल सके और हम उन्हें अपने साथ वापस ले आएंगे। वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा था, ये दाना के लिए एक रहस्य था, लेकिन जब काल ने सुअरों को काटना शुरू करने से पहले संदर्भ के लिए अपने कोट से एक पाठ्यपुस्तक निकाली, तो उसने मान लिया कि उसके पास कोई वास्तविक योजना है। फिर उनमें से पहला गायब हो गया, बस उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, और काल अगले पर चला गया। अध्याय 40। एक दिन की यात्रा नहीं। यह क्या था? वे कहाँ चले गए? दाना ने चौंकते हुए कहा, जब 100 किलो का पूरा सुअर दूसरी बार गायब हो गया। मेरी शक्तियों द्वारा एक मानसिक स्थान दिया गया है। जब हॉक बाहर खेलने नहीं जाता है तो वह यहीं रहता है। मैं वहाँ मांस जैसी चीज़ें रख सकता हूँ और यह खराब नहीं होता। मैंने केवल एक छोटी सी समस्या पाई है। वहाँ केवल भोजन ही रखा जा सकता है। मैंने अपनी पाठ्यपुस्तकें रखने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया। लेकिन मांस बिना किसी समस्या के अंदर और बाहर जा सकता है। काल ने समझाया। ये कितना अजीब प्रतिबंध है। लेकिन यह आपके पालतू जानवर के लिए है न? तो शायद केवल वही चीज़ें अंदर और बाहर जा सकती हैं जो पालतू जानवर के लिए अच्छी हैं। आप किसी ऐसे संसाधन के साथ क्यों नहीं कोशिश करते जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह बाद में उपयोग नहीं कर सकता है, और देखें कि क्या होता है? दाना ने सुझाव दिया। ये शानदार है। शायद बीस्ट स्पेस का जादू मुझे ये जानने में मदद करेगा कि हॉक के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा उसे और तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करने का तरीका खोजने की कोशिश करना मेरे अध्ययन का वर्तमान विषय है। काल ने समझाया। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, लेकिन क्या अब तक किसी को नहीं आना चाहिए था? दोपहर का भोजन करीब आ रहा है और ये अभ्यास मिशन आमतौर पर केवल 1 घंटे तक चलते हैं। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, तकनीकी रूप से वे हमें पूरा दिन दे चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ निकटतम घर में दोपहर का भोजन करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इसे मिटा दो। मैंने हॉक से सुना है कि अंदर क्या है, चलो यहाँ ही खाते हैं।
काल ने आग पर ग्रिल करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, शाखाओं का उपयोग कटार के रूप में किया, जबकि दाना ने आग तैयार की। मुझे बस 1 सेकंड दो। मुझे एक छोटी सी लौ बनाने का मंत्र पता है, मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। हमें कठिन तरीके से आग बनाने की ज़रूरत नहीं है, या आग लगाने वाले उपकरण की तलाश में घरों में खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है, उसने समझाया। गांव में गोबलिन ने लूटपाट की थी, इसलिए घरों के अंदर जो कुछ भी मिला वह सुखद नहीं था। दाना को गोबलिन के अत्याचारों की कहानियों के बारे में पता था, लेकिन वह वास्तव में ये जानने का इरादा नहीं रखती थी कि यह करीब से कैसा दिखता है। उसे चिंगारी बनाने और सूखी शाखाओं को जलाने में 3 बार प्रयास करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आग काफ़ी अच्छी तरह से जलने लगी और दोनों ने गर्मी बढ़ने का इंतजार किया ताकि वे मांस भूनना शुरू कर सकें। क्या आपको लगता है कि यह किसी तरह का सरप्राइज सर्वाइवल टेस्ट हो सकता है? कल छुट्टी का दिन है और हमारे पास 1.5 दिन के लिए कक्षाएं नहीं हैं, इसलिए अगर वे हमें रात भर शिकार करने के लिए यहाँ रहने देते हैं तो हमारी पढ़ाई में कोई देरी नहीं होगी, काल ने सुझाव दिया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं किसी भी तरह का कैंपिंग उपकरण नहीं लाया, दाना ने मजाक किया। उनके पीछे एक पूरा शहर था, लेकिन जीवित बचे लोगों के किसी भी संकेत के बिना, और कोई दृश्यमान युद्ध का मैदान नहीं था। आपूर्ति के लिए शहर की खोज करने में सक्षम होना संदिग्ध था। ये बताना संभव नहीं था कि शहर में कितना बचा था और भागने वालों के साथ कितना ले जाया गया था। ठीक है, अगर रात के खाने तक कोई हमारे लिए नहीं आता है तो हमें शाम को गुजारने के लिए आपूर्ति की तलाश में जाना होगा। मुझे नहीं पता कि हम शहर में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि बर्बाद शहर भोजन की तलाश में और अधिक राक्षसों को आकर्षित करेगा। यह एक अच्छा विचार है। हमें इस तरह से बस जाना चाहिए जैसे कि हम किसी मिशन के बाद पारंपरिक पिकअप का इंतजार कर रहे हों। ये सबसे अच्छा विकल्प लगता है, क्योंकि इस कक्षा का उद्देश्य स्नातक होने के बाद हमें बचाव और मिशन के लिए तैयार करना है, दाना ने सुझाव दिया। वे तीनों आग के चारों ओर बैठ गए, मांस पकने तक इंतजार करते रहे और जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि उनके ठीक पीछे एक बर्बाद और परित्यक्त गांव था। उन्हें इस तथ्य का सामना करना होगा कि हाल के दिनों में यहाँ कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी के लिए वे अपने दोपहर के भोजन और इस संभावना पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि उन्हें आसपास के सभी राक्षस नहीं मिले। लेकिन 2 घंटे बाद, जब वे खाना खत्म कर चुके थे और हॉक ने शहर में 2 बार तलाशी ली थी, ये सुनिश्चित करने के लिए हर खुले घर में गया कि कोई जीवित व्यक्ति या अन्य छिपे हुए राक्षस तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वास्तव में बहुत कम शव थे, हालांकि हॉक के अनुसार कुछ घरों में काफ़ी खून था। क्या हमें वापस वहीं जाना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी, शहर के बीच में? शायद वहां कोई संकेत हो जो हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तक हमें कुछ संदेश मिल जाना चाहिए था और शायद हमें खाली शहर में नहीं भेजा जाना चाहिए था। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचो। हम दोनों तकनीकी रूप से अभी भी कॉमन ग्रेड में हैं, हालांकि मैं पहले से ही पीक पावर में जागृत हूं। उन्हें हमें बहुत लंबे समय तक बिना निगरानी के अज्ञात में नहीं भेजना चाहिए था। अगर हम आयरन टस्क बॉल से निपटने के लिए यहाँ होते तो यह अधिक समझ में आता। शायद यहाँ हमसे मिलने के लिए कोई आना चाहिए था, लेकिन वे हमारे पहुँचने से पहले ही चले गए थे क्योंकि गोबलिन हमला हो गया था। तो आपको लगता है कि किसी को उन्हें यह बताना चाहिए था कि हम समाप्त हो चुके हैं? ये कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि यह अकादमी द्वारा स्वीकृत है। शायद हम कुछ ऐसा पा सकें जिससे हम उनसे संपर्क कर सकें। मेरा मतलब है, एक सेल फोन भी काम कर सकता है और कुछ इमारतों में काम करने वाली लैंडलाइन होनी चाहिए, दाना ने सुझाव दिया। काल अपने पैरों पर खड़ा हुआ और हॉक को शहर की टोल लेने के लिए वापस भेज दिया, ताकि अगर उनके लिए कुछ आ रहा हो तो वे वापस शहर के चौक की ओर चल सकें। यह एक भयानक एहसास था। अब चारों ओर कुछ भी नहीं था और न ही कोई हलचल थी। कोई पक्षी, कृंतक, कुछ भी नहीं। शहर पूरी तरह से शांत था, लेकिन वहां रोशनी जल रही थी, इसलिए यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, बस निर्जन रह गया था। जैसे कि जब वे पहुंचे तो शहर का केंद्र खाली था, लेकिन अब काल राक्षसों की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसे संकेतों की तलाश कर रहा था कि कोई जानता था कि वे आ रहे हैं और शायद उनके लिए कोई संदेश छोड़ गए हों।